नमस्कार। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और उसमें एस्ट्रोनॉमी में आज का हमारा टॉपिक है तारे का जन्म तथा विकास, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। ब्रह्मांड जो है आकाशगंगा का समूह है। आपको यहाँ पे बहुत सारी आकाशगंगाएं दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। तो ब्रह्मांड के आकाशगंगाओं का समूह है। और आकाशगंगा क्या है? असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आप देखें यहाँ पे बहुत सारे तारे हैं, तो ये तारों का समूह ये क्या है? आपका आकाशगंगा है, ठीक है। परिभाषा इसकी इस तरह से कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, धूल कणों एवं गैसों के तंत्र को ही आकाशगंगा कहते हैं। यहाँ पे केवल तारे ही नहीं होते, इसका अन्य गैसें होती हैं, धूल के कण होते हैं। तो ये हो गई आपकी आकाशगंगा। तो वैसे ही हमारी आकाशगंगा में क्या है? सूर्य एक तारा है। ये मान लीजिए हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है और यहाँ पर हमारा तारा सूर्य है। तो आज हम तारे का जन्म तथा विकास को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। तारा क्या होता है कि देखिए, प्रकाशवान या प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। देखिए, ब्रह्मांड में जो है बहुत सारे पिंड हैं, लेकिन तारा उसी को कहेंगे जिसकी अपनी हीट होती है और जिसकी अपनी लाइट होती है। मीन्स जिनसे हमें हीट ऊष्मा भी मिलती है, जिससे हमें प्रकाश भी मिलता है, तो वो क्या होता है? तारा। और जो बाकी जो अन्य खगोलीय पिंड होते हैं, उनमें से किसी को ग्रह कहते हैं तो किसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये तारे का डेफिनेशन है कि जिसकी अपनी लाइट व हीट होती है वो तारा कहलाता है। जैसे सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे करीबी तारा है। ये देखिए यहाँ पे सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। और ये हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी का सबसे करीबी तारा है सूर्य। करीब बोलने से ऐसा नहीं है कि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पास है। करीब बोलने से है कि ब्रह्मांड में आप जब करीब और दूर की बात करते हैं तो करीब का मतलब है कि 14,95,98,000 किलोमीटर दूर है। कौन? सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो भी हम इसे सबसे करीबी तारा कहते हैं, क्योंकि बाकी तारे जो हमसे बहुत दूर है इसलिए उनका प्रकाश हम तक नहीं आता है। देखेंगे यहाँ पे आपको अन्य तारे दिखाई दे रहे होंगे, ये भी देखिए चमक रहा है, ये भी चमक रहा है। तो ये तारे हमसे अरबों किलोमीटर दूर हैं, इसलिए हमें इनका प्रकाश भी हमें प्राप्त नहीं होता है। लेकिन सूर्य जो हमारा सबसे करीबी तारा है पृथ्वी का, ठीक है, इसलिए हमें उसकी हीट और लाइट हमें मिलती है, पृथ्वी तक पहुंचती है, ठीक है। और दिन में क्या होते हैं? दिन में जो ये तारे होते हैं हमें रात में दिखाई देते हैं। दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा होता है कि दिन में इन तारों की जो रोशनी जो टिमटिमाते हुए भी हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। आया समझ में तारा किसे कहते हैं? अब इसका डेफिनेशन टाइप का हम देख लेते हैं कि ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों एवं धूल के कणों या बादलों का गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगा के केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है और हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने के कारण नवीन तारों का निर्माण होता है। किसका? हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने के कारण, मीन्स नाभिकीय संलयन के कारण नवीन तारों का निर्माण होता है। अब तारे में किस पदार्थ की मात्रा, किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है उसे देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन, तारे में सर्वाधिक क्या होता है? हाइड्रोजन होता है लगभग 70%, हीलियम होता है 28%, कार्बन, नाइट्रोजन तथा नियॉन होते हैं 1.5%, लोह वर्ग के तत्व होते हैं 0.5%, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो तारे का जीवन चक्र हम किस टाइप का होता है उसे हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि निहारिका, यहाँ पे निहारिका है। देखिए, ब्रह्मांड में जो है हाइड्रोजन गैस है। ब्रह्मांड में क्या है? हाइड्रोजन गैस है। और जो पृथ्वी का वायुमंडल है वहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है। और भूपर्पटी में ऑक्सीजन सर्वाधिक होती है। ये आपको 3 तो याद रहने चाहिए। तो ब्रह्मांड में क्या है? हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो ब्रह्मांड में क्या होता है कि जब गैसें पास आने लगती हैं, पास आने लगती मीन संकेंद्रित होने लगती है, ठीक है। ऐसे एक दूसरे के पास आने लगती है गैसें, मीन संकेंद्रित होने लगती है और ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर, यानी कि आपस में एक दूसरे के पास आकर ये एक गैसीय गोला बना लेती हैं। ये क्या होती है? गैसीय गोला बना लेती हैं, जिसे निहारिका कहते हैं, नेबुला कहते हैं। ये गैसें कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैसेज होती हैं, ठीक है। और जब ये हाइड्रोजन का जो बादल होता है वो बड़ा होने लगता है, क्या होता है? जब ये जो गैसों का जो बादल है वो बड़ा होने लगता है, तो छोटा था, अब ये गैसों का बादल देखिए यहाँ पे बड़ा हो गया है। क्या हो गया? बड़ा हो गया है। तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ये गैसीय पिंड सिकुड़ने लगता है, ठीक है। और वो गोला जो है घूमने लगता है। देखिए, जब भी कोई चीज़ बड़ी होती है ना, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक कोई गोला है और ये छोटा गोला है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है तो इसकी शक्ति ज़्यादा होगी, तो ये छोटे को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। तो ये छोटे को अपनी ओर खींच लेगा, मीन्स जो बड़ा होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ज़्यादा होता है। ब्रह्मांड में आपको ये चीज़ याद रखनी है।
तो अब ये क्या हो गया, जब ये हाइड्रोजन का गोला निहारिका बना, पहले गैस एकदम पास आने लगी तो निहारिका बन गया, गैसों का बादल जैसे बन गया, ठीक है। और जब ये हाइड्रोजन गैस का जो बादल है बड़ा होने लगेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव से ये जो गैसीय पिंड है ये क्या होगा, सिकुड़ने लगेगा और ये गोला घूमने लगेगा। तो इससे तारे का जन्म होता है और ये प्रारंभिक स्वरूप होता है तारे का, इसलिए इसे आदि तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, आदि तारा कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि आदि तारा के सिकुड़ने से, मतलब आदि तारा तो सिकुड़ ही रहा था, वो उसकी प्रक्रिया थी, प्रारंभिक स्वरूप था तारे का। अब जब आदि तारा पूरी तरह से सिकुड़ेगा और गैस जो है इसे पास पास आने लगेंगी, ठीक है, और गैसों के बादल में क्या होगी, परमाणुओं की टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा पास हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सिकुड़ने लगेगा, उसे परमाणु की टक्करों की संख्या बढ़ेगी, जिससे हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगेगा, मीन्स नाभिकीय संलयन शुरू हो जाएगा। इस अवस्था में क्या होगा, आदि तारा पूर्ण तारा बन जाएगा। जब नाभिकीय संलयन शुरू होगा, इतने ज़्यादा पास आ जाएंगे हाइड्रोजन के परमाणु कि इसमें नाभिकीय संलयन शुरू होगा, तब आदि तारा पूर्ण तारा बन जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आदि तारा पूर्ण तारा बन जाएगा। इसमें ज़बरदस्त ऊर्जा और प्रकाश निकलेगी जिससे वो चमकने लगेगा। क्या होगा, जिससे वो चमकने लगेगा, ठीक है। तारा जो होता है वो प्लाज्मा स्टेज में होता है। प्लाज्मा मीन्स जेली, क्या होता है, जेली, ठीक है। आपने बचपन में खाई होगी ना जेली बेली, आती थी कलरफुल वाली। तो प्लाज्मा जो है जेली अवस्था में होता है, सॉरी तारा जो है प्लाज्मा स्टेज में होता है, मीन्स जेली टाइप में होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, एक आपको ये समझ में आ गया, फिर भी आपको मैं और बता देती हूँ कि क्या होता है कि जैसे हम लिफ्ट में जा रहे हैं, मान लीजिए हम लिफ्ट में जा रहे हैं, तो हम अगर लिफ्ट में अकेले हैं तो हमें गर्मी नहीं लगेगी। वही लिफ्ट क्या होती है, बंद होती है, वहाँ से हम हवा अंदर बाहर तो हो नहीं पाती है। अगर लिफ्ट में 10 लोग रहेंगे तो हमें गर्मी लगने लगती है। क्या होती है, हीट जनरेट होती है, ठीक है। अभी तो एग्जाम्पल दिया मैंने, हीट जनरेट होती है, देखना गर्मी लगेगी। और जब हीट जनरेट होगी किसी भी चीज़ में तो वो क्या होती है, आग पकड़ लेगी। और अगर आग पकड़ेगी तो हमें रोशनी तो दिखाई देगी ना उसके जलने से। तो बिल्कुल ऐसे ही बनता है आपका तारा। इसमें गैसें इतनी पास आ जाती है कि उसमें हीट जनरेट होती है, मीन्स नाभिकीय संलयन शुरू होता है, उसमें आग लगती है, मतलब उतना ज़्यादा गर्म होता है कि उसकी रोशनी निकलती है और वो हम तक पहुँचती है। तो ये तारा इस तरह से बनता है। अगर हम अपने सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है, अब तक सूर्य की आयु लगभग जो है 5 अरब साल है और वो 5 अरब साल बाद लाल दाना तारा बन जाएगा, ठीक है। तो सूर्य की आयु कितनी है, 5 अरब साल है। अब इसके आगे का हम थोड़ा स्टेप देखते हैं कि देखिए आदि तारा यहाँ बन गया और तारा भी पूरी तरह से बन गया, तारे का भी जन्म हो गया। अब तारा जो है आपको 2 तरीके से याद रखना है कि अगर ये है आपका लाल दाना तारा, ठीक है, और ये है सुपर रेड जायंट और ये है स्मॉल रेड जायंट, ठीक है। अगर जो लाल दाना तारा है उसका जो आकार है जो सूर्य से छोटा होता है तो वो छोटा लाल दाना तारा बनता है। अगर जो लाल दाना तारा है उसका आकार जो है मेन जो सूर्य है इससे बड़ा होता है तो वो बड़ा लाल दाना तारा बनता है, मीन सुपर रेड जायंट बनता है, ठीक है। और अगर लाल दाना तारा छोटा है तो ये क्या होता है, श्वेत वामन तारे में बदल जाता है। उसके बाद श्वेत वामन तारा जो है कृष्ण वामन तारे में बदल जाता है, मीन्स वाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाता है, ठीक है। और जो सुपर रेड जायंट है इसमें क्या होता है, बाद में सुपरनोवा विस्फोट होता है और वो जो है न्यूट्रॉन तारे में और ब्लैक होल में बदल जाता है। तो इसको हम अभी अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए लाल दाना तारा क्या होता है कि एक एग्जाम्पल है, आपके घर में गैस सिलेंडर होगा, ठीक है। जब उसकी गैस ख़त्म होने वाली होती है तो देखना उसका जो फ्लेम है ना वो रेड कलर का हो जाता है। क्या होता है, फ्लेम रेड कलर का होता है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि अभी गैस ख़त्म होने वाली है, ठीक है, सिलेंडर की। तो बिल्कुल वैसे ही है लाल दाना तारा। जब ये सूर्य था, सूर्य में क्या होता, हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा था तो वो तारा बना था। अब क्या होगा कि अब इसका ईंधन ख़त्म होने वाला रहेगा, मीन्स जो है हाइड्रोजन जो हीलियम में बदलना रुक जाएगा, ठीक है, उसका ईंधन ख़त्म होने वाला रहेगा, तब वो क्या हो जाएगा, लाल दाना तारा बन जाएगा। अभी किस तरह से होगा हम देखते हैं कि तारे के केंद्र में जो चलने वाली निरंतर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया थी, हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा था, तो कुछ समय पश्चात क्या होगा कि उसके क्रोड में हीलियम की प्रधानता हो जाएगी। हीलियम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया रुक जाएगी, वो और हाइड्रोजन कहाँ से लाएगा, ठीक है। तो उसके क्रोड में दबाव क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। उसके क्रोड में क्या हो जाएगा, दबाव कम हो जाएगा और तारा जो है सिकुड़ने लगेगा। तारा क्या हो जाएगा, सिकुड़ने लगेगा, ठीक है। लेकिन जो है केंद्र के बाहर एक परत में हाइड्रोजन से हीलियम का संलयन जारी रहेगा, ठीक है। तारा तो पहले सिकुड़ेगा क्योंकि केंद्र में जो है नाभिकीय संलयन रुक गया है, लेकिन केंद्र के बाहर की जो परत होती है वहाँ पे भी हाइड्रोजन रहता है, तो वो हाइड्रोजन हीलियम में बदलना उसका जारी रहता है, ठीक है। मीन्स थोड़ा बहुत तो बदल है, थोड़ा बहुत तो उसमें ईंधन बचा हुआ है, ठीक है।
वो क्या करता है, अपनी बाह्य कवच में उपस्थित जो है हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं, किंतु उसके ऊर्जा विकिरण की तीव्रता बहुत कम होती है और वो लाल रंग का हो जाता है। तारा क्या होता है, लाल रंग का तारा हो जाता है, क्योंकि उसमें ऊर्जा विकिरण की तीव्रता कम हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, जब लाल दाना तारा लाल रंग का हो गया तो इसलिए इसे लाल दाना तारा कहते हैं और इसका साइज़ बड़ा होता है। इसका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये आपका हो जाता है लाल दाना तारा। ठीक है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा था और प्रक्रिया रुक गई थी, लेकिन वहाँ पर में जारी थी, हाइड्रोजन हीलियम में संलयन जारी था। अब हीलियम जो है कार्बन में और कार्बन आगे जाके भारी तत्व जैसे लोहा में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, ये हो गया आपका लाल दाना तारा। अगर लाल दाना तारा हमने देखा, अगर लाल दाना जो तारा है वह सूर्य से छोटा या बराबर है, वह सूर्य से छोटा या बराबर है, तो किसे बन जाता है, श्वेत वामन तारा बन जाता है। ठीक है, जब लाल दाना तारा सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या उससे कम है तो वह श्वेत वामन बन जाता है। मीन्स देखेंगे यहाँ पे आप समझ रहे 90% यहाँ पे ईंधन खत्म हो गया था, यहाँ पे 90% ईंधन खत्म हो गया था, लेकिन ये सूर्य से छोटा है और ये सूर्य से बड़ा है। ठीक है, अब श्वेत वामन में मान लीजिए यहाँ पे 95% ईंधन खत्म हो गया। ठीक है, मीन्स जो बाहर में जो हाइड्रोजन जो हीलियम जो बाह्य परत में हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा था, मतलब नाभिकीय संलयन बाहर में जारी था, लेकिन इसमें क्या होगा, 95% ईंधन खत्म हो गया है। अब हीलियम पूरी तरह से हाइड्रोजन हीलियम में बदल चुका है। अब हीलियम परमाणु जो है संलयित होकर के कार्बन जैसे तत्वों में परिवर्तित होने लगता है, जिससे ऊष्मा मुक्त होती है, जिससे क्या होता है, ऊष्मा और ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होती है। क्या होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है। और इस स्टेज में जो तारा होता है वो अंतिम बार चमकता है। क्या होता है, अंतिम बार चमकता है, इसलिए इसे श्वेत वामन तारा या इसे ही जीवाश्म तारा भी कहते हैं, क्योंकि अंतिम बार मतलब एक जीव है, अंतिम बार चमक रहा है, इसलिए इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। ठीक है, तो वाइट ड्वार्फ को क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है कि जब ईंधन 100% खत्म हो गया, मीन्स अब हीलियम भी जो है कार्बन में बदल गया था और पूरी तरह से वो कार्बन ही है, वहाँ पे हीलियम हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पूरी तरह से उसका ईंधन ही खत्म हो चुका है, तब वो क्या होगा, तारा जो है चमकना ही बंद कर देगा। अंतिम बार कब चमकेगा, श्वेत वामन के समय। और जब ब्लैक ड्वार्फ आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, चमकना ही बंद कर देगा और वो काला वामन बन जाएगा। ठीक है, मतलब पूरी तरह से जो हीलियम समाप्त हो जाएगा और हीलियम कार्बन में बदलने लगेगा, प्रकाश का उत्सर्जन भी नहीं करेगा और ये ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। ये हो गया आपको याद। उसके बाद हम देखते हैं कि जो है सुपर रेड जायंट जब बनता है, जब यहाँ भी ईंधन क्या होता है 90% ख़त्म हो गया रहता है, सुपर रेड जायंट बनता है। इसका साइज़ जो है बड़ा होता है, किसके साइज़ से, सूर्य के साइज़ से इसका साइज बड़ा होता है। ठीक है, अब क्या होगा, जब ईंधन ख़त्म करने की कगार पर होगा तो इसमें ब्लास्ट हो जाता है, इसमें ब्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसका साइज़ छोटा रहता है और इसका साइज़ बड़ा है, तो इसके जब केंद्र में जो होता है ईंधन ख़त्म हो गया रहता है, क्या होता है, इसके केंद्र में तो ईंधन पूरी तरह से लाल दाना तारे में जो 90% ईंधन खत्म हो चुका था, नाभिकीय संलयन की रुक चुका था केंद्र में। ठीक है, लेकिन चूंकि ये बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है, इसके कारण जो इसके कोर जो केंद्र होता है, जो कोर होता है, इसकी मध्यवर्ती परत अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र में ही ध्वस्त हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ बड़ी होती है तो उसका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है, वैसे ही जब ये सुपर रेड जायंट का गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसके केंद्र में नाभिकीय संलयन रुक गया था, इसलिए इसका केंद्र जो है ध्वस्त हो जाएगा। क्या होगा, केंद्र जो है ध्वस्त हो जाएगा और इस मुक्त हुई ऊर्जा जो है तारे की ऊपरी परत को नष्ट कर देगी। ठीक है, केंद्र तो ध्वस्त हो गया, लेकिन इससे ऊर्जा जो उत्पन्न होगी वो तारे की जो ऊपरी परत को भी ध्वस्त कर देगी। ठीक है, और ध्वस्त कर देगी मीन्स उसमें क्या हो जाएगा, सुपरनोवा विस्फोट हो जाएगा। आप देख सकते हैं सुपरनोवा विस्फोट हो गया है। ठीक है, इससे गैसों के बादल निकलते हैं। क्या होता है, गैसों के बादल निकलते हैं, जिससे तारों की नवीन पीढ़ी का भी जन्म होता है। आया सुपरनोवा विस्फोट कैसे हो गया, लाल दाना में 90% ईंधन खत्म हो गया और सुपरनोवा के समय 95% ईंधन खत्म हो जाएगा, मीन्स केंद्र का ईंधन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण नाभिकीय संलयन जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र में ही ध्वस्त हो जाएगी, उसकी जो कोर की मध्यवर्ती परत होती है, और वो बाहरी परत को भी नष्ट कर देगी, जिससे सुपरनोवा विस्फोट हो जाएगा। इससे गैसों के बादल निकले, से तारों की नई पीढ़ी का जन्म होता है। आया आपको समझ में। उसके बाद देखते हैं कि जब सुपरनोवा विस्फोट हो गया है तो क्या बनता है, न्यूट्रॉन तारा बनता है या तो फिर ब्लैक होल बनता है। ठीक है, अब सुपरनोवा विस्फोट से जो बचा हुआ केंद्रीय भाग होता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ कर अत्यधिक घनत्व का
हो जाता है, जिससे न्यूट्रॉन तारे का निर्माण होता है। देखिए सुपरनोवा विस्फोट हुआ, ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ जो केंद्रीय भाग था गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, सिकुड़ेगा। सिकुड़ेगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। देखिए घनत्व का फॉर्मूला होता है, ठीक है, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व मीन्स क्या होता है, डेंसिटी, और मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा मीन्स क्या होगा, उसका आकार छोटा होता जाएगा। सिकुड़ेगा मतलब क्या होता है, आकार छोटा हो जाएगा, मीन्स आयतन जो है कम होता जाएगा। आयतन क्या होता है, कम होता जाएगा। अगर आयतन कम होगा किसी भी चीज़ का तो उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ते जाता है। क्या होता है, घनत्व बढ़ते जाता है, ठीक है। और घनत्व बढ़ेगा तो उसका द्रव्यमान भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। द्रव्यमान भी क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। तो वो बहुत ही भारी तारा हो जाता है। तो इस वजह से न्यूट्रॉन तारे का निर्माण होता है। न्यूट्रॉन तारा बन गया। अब क्या होगा, न्यूट्रॉन तारा आपका बन गया। ब्लैक होल जो होता है उसके बाद ब्लैक होल बनता है। क्या होता है, ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल क्या होता है, अंतरिक्ष में ऐसा स्थान है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश का परावर्तन या किसी भी वस्तु का वहाँ से पलायन नहीं हो पाता है, ठीक है। देखिए ब्लैक होल कुछ इस तरह का होता है। ब्लैक होल इस तरह का होता है। ब्लैक होल जो होता है, यहाँ का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होगा कि यहाँ पे कोई भी प्रकाश भी नहीं आ पाएगा, प्रकाश का परावर्तन भी होगा, नहीं कोई वस्तु का यहाँ से पलायन हो सकता है, ठीक है, जो आगे वो इसमें समा जाएगी। इसका मतलब जो है घनत्व इतना ज़्यादा होता है। देखिए ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान एक ही स्थान पर संकेंद्रित हो जाए। एक ही स्थान पर संकेंद्रित हो जाएगा मतलब वही है, हमने अभी देखा था ना घनत्व, हमने क्या देखा था अभी, घनत्व का फॉर्मूला देखा था, ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। मतलब इतना ज़्यादा उसका संकेंद्रित हो जाएगा एक ही स्थान पर। द्रव्यमान मीन्स आयतन उसका इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि घनत्व उसका बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो मीन्स उसका द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा, ठीक है। या जो न्यूट्रॉन तारा होता है उसकी मृत्यु हो रही होती है तब वो ब्लैक होल बनता है, ठीक है। ब्लैक होल जो होते हैं वो एक परमाणु जितने भी छोटे होते हैं, लेकिन उसका घनत्व इतना ज़्यादा होता है कि अगर एक परमाणु जितना भी छोटा है अगर वो आपके ऊपर गिर जाए तो आपका शरीर नष्ट हो जाएगा, ठीक है, वो इतना ज़्यादा भारी होता है। तो विशाल तारे जो कि संकुचित होकर के अदृश्य हो जाते, देखेंगे यहाँ पे अब तारे जैसा रूप दिख ही नहीं रहे तो अदृश्य हो गए, एक होल बन गया है। तो विशाल तारे जो संकुचित होकर अदृश्य हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम ब्लैक होल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट इसे कहते हैं। तो ये क्या होता है, एस चंद्रशेखर जो है भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल भौतिकविद थे जिन्होंने श्वेत वामन तारों की जीवन अवस्था के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसके, वाइट ड्वार्फ के बारे में इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनको 1983 में जो नोबेल पुरस्कार भी दिया गया इसके लिए, ठीक है। इनके अनुसार 1.44 सौर द्रव्यमान ही श्वेत वामन द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है। इसे ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। मीन्स है कि अगर कोई तारा सूर्य से 1.44 सौ द्रव्यमान गुना छोटा है या बराबर है तो वह श्वेत वामन बनता है और उसके बाद काला वामन बनता है। और यदि सूर्य से कोई तारा, जैसे लाल दाना तारा की बात करें, सूर्य से यदि कोई तारा 1.44 गुना बड़ा है तो वो विस्फोटक तारा बनता है। क्या बनता है, विस्फोटक तारा बनता है। तो यही क्या है, चंद्रशेखर सीमा है। तो आई होप आपको तारे का जन्म तथा विकास समझ में आया। अगर आपको तारे का जन्म तथा विकास और समझ में आया और आप कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी विथ मैप पढ़ना चाहते हैं, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी अगर आप विथ मैप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।